Good morning everyone. Today's thought is a little progress each day adds up to big result. Today's date is 1st of August 2020 and today is Saturday. Good morning students. Welcome back you all in Shivaji group of institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief. Okay? So take this position and close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? So start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? So now I am going to start your first period. First of all, take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi Vyakaran. You know na? Okay. Now open page number 21. Page number 21, part 4 संज्ञा. Students, आपने पाठ 4 संज्ञा पढ़ी है. ठीक है. मैंने आपको पिछली कक्षा में संज्ञा बताया था. संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के भेद बताए थे. ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब आपको अभ्यास कार्य करने हैं. तो अभ्यास कार्य शुरू करते हैं. पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाए. सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाए. तो शुरू करते हैं. पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुने. सही विकल्प चुने. देखिए यहां पर आपको स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो एक्सरसाइज है, हमारा पहला जो अभ्यास कार्य है वो है सही विकल्प चुने. तो आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनने हैं. आप जानते हैं क्या करना होता है. आपको एक वाक्य दिया होता है और उसके 4 आपको विकल्प दिए होते हैं. उन विकल्प में से आपको एक सही विकल्प बताना होता है. जैसे हमारा पहला पूछा गया है, किस भाववाचक शब्द का निर्माण ई, बड़ी ई जोड़कर हुआ है. किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण ई जोड़कर हुआ है. तो पहला है गर्मी, फिर है पशुता और फिर है निजत्व. तो गर्मी के अलावा तो और कहीं ई लगा नहीं हुआ है, तो इसमें क्या जाएगा, गर्मी. फिर पूछा गया है खा में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है. यमुना, नगर, अमेरिका. यमुना क्या है, विशेष नदी का नाम है. अमेरिका भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष का नाम है. और यहाँ पे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नगर. नगर तो सभी होते हैं, तो नगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है. फिर एक गांव में पूछा गया है सोना चांदी शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा. तो सोना चांदी क्या है, द्रव्य बताते हैं, पदार्थ बताते हैं, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा. फिर हमसे पूछा जा रहा है हमें कि मंडली, टोली, कक्षा किस संज्ञा के उदाहरण है. मंडली, टोली, कक्षा किस संज्ञा के उदाहरण है. ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा. तो मंडली, टोली ये सब क्या होते हैं, समूह होते हैं ना, लोगों का समूह होता है. तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा. बच्चों अब हम आते हैं हमारे तीसरे अभ्यास कार्य की ओर, जो है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और उनका भेद भी लिखिए। जैसे का वाक्य लिखा हुआ है, शिक्षा में गिरावट आ रही है,
ठीक है। जैसे पहला वाक्य मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, शिक्षा में गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे पहले आपको संज्ञा शब्द भी रेखांकित करना है। तो शिक्षा शब्द क्या है, संज्ञा है, और गिरावट भी संज्ञा है। अब आपको देखना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो शिक्षा क्या है, हमारे गुण है शिक्षा, ठीक है, जो शिक्षित से बना है। तो शिक्षा और गिरावट ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो आप भेद में क्या लिख देंगे, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है खा में पूछा गया सुरेश और रमेश चले गए। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या क्या है, सुरेश और रमेश, सुरेश और रमेश। और ये किस संज्ञा के उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी क्योंकि व्यक्तियों के नाम है। फिर घा में पूछा गया है पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी थे। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। अब ये क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक है। तो आप दोनों को रेखांकित कर देंगे, पेड़ पौधों को और पशु पक्षी को, और सामने लिख देंगे ये किसके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के। फिर एक जातिवाचक के। फिर घा में पूछा गया वीरता की पूजा होती है। तो वीरता शब्द क्या है, वीरता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आप वीरता को अंडरलाइन कर देंगे, ओके। और वीरता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद नदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पे कौन कौन से संज्ञा शब्द है, नदी भी संज्ञा शब्द है और पर्वत भी संज्ञा शब्द है। तो नदी और पर्वत में रेखा खींचेंगे, और ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चौथा व्याकरण, जो शब्द अपने वर्ग में भिन्न है उस पर गोला लगाइए। आइए मैं समझाती हूँ आपको बेटा। इसके बाद हमारा जो 4 नंबर चौथा अभ्यास कार्य है वो है, जो शब्द अपने वर्ग से भिन्न है उस पर गोला लगाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 4 शब्दों का एक वर्ग बनाया गया है। उसमें से 3 क्या है, एक जैसे है और एक उसमें से अलग है। जो अलग है आपको उस अलग पर गोला लगाना है। जैसे का में है, पढ़ते हैं जैसे पशुता, मानवता, कुत्ता और लघुता। तो पशुता, मानवता और लघुता ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और जबकि ये शब्द क्या है, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जो पूरी जाति का को बताता है। इसके बाद खा में ईरान, भारत, जापान और शहर। तो फिर से देखिए इसमें क्या अलग है, ईरान, भारत और जापान ये क्या है, देश के नाम है। और शहर क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ये तीनों हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये एक जैसे हैं। फिर है सचिन नदी पहाड़ विद्यालय। तो नदी पहाड़ विद्यालय ये शब्द क्या है, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। और जबकि सचिन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप इसमें गोला लगा देंगे। गा में पढ़ाई, मिठाई, बुराई, अच्छाई। तो इसमें मिठाई शब्द क्या है, मिठाई शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है, और बाकी आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, इसी आधार पर मैंने आपको आपकी बुकलेट में भी एक एक्सरसाइज बनाकर दी है। जैसे उसमें भी ऐसे ही कुछ शब्द लिखे होंगे, जैसे लिखा होगा सरलता, कालिमा, मोटापा, सोना। तो सरलता, कालिमा, मोटापा ये तीनों क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गई। और जबकि सोना क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो आपको ये इसमें गोला लगा देना होगा। फिर जैसे बुक में आपका अंगा नंबर में दिया गया वीरता, मोटापा, पुस्तक और बचपन। वीरता, मोटापा, पुस्तक और बचपन, आप बताइए इसमें क्या अलग है। वीरता, मोटापा और बचपन ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जबकि पुस्तक क्या है, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों इसी आधार पर आपको बाकी एक्सरसाइज समझनी है और करनी है, ठीक है। और एक अभ्यास कार्य जो आपको दिया गया है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अलग अलग कीजिए। आपको एक वाक्य दिया होगा, जैसे स्मृति पुस्तक पढ़ रही है। स्मृति पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें स्मृति शब्द क्या है, इसमें स्मृति शब्द क्या है,
संज्ञा है और पुस्तक शब्द भी संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? स्मृति। तो व्यक्तिवाचक का कॉलम बना के आप लिख दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्मृति लिख देंगे और पुस्तक किसके नीचे लिखेंगे? जातिवाचक के कॉलम में। ठीक है। इसके बाद आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो आकाश और पक्षी हमको यहाँ पर दो शब्द मिले संज्ञा। तो आकाश क्या हो गया? आकाश एक है, तो आकाश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पक्षी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। इसी आधार पर आपको करना है। अब देखिए आपका जो अगला अभ्यास कार्य है वो है, ये देखिए इसमें टी शर्ट में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये सब आई थिंक आपने कर लिए होंगे। जैसे पहला लिखा था बहादुरी, ठीक है। तो बहादुरी आपको इन तीनों संज्ञा शब्दों को अलग अलग उनके सही उचित रूपों में लिखना था। तो बहादुरी क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? भाववाचक है ना, तो आप उसे भाववाचक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। फिर एक बच्चा, बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि बच्चा पूरी जाति का बोध कराते हैं, बच्चा जातिवाचक में। फिर है हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक के नीचे आ जाएगा। फिर है सैनिक, सैनिक शब्द क्या है? सैनिक शब्द हमारा जातिवाचक है, तो जातिवाचक के कॉलम में आ जाएगा। फिर है गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। फिर है मिठास, मिठास मैंने कई बार बताया कि भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक के नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये आपको अपने आप करने थे और आपने कर लिए होंगे, आपको उत्तर दिए जाएंगे, आप अपने उत्तर मैच कर लेंगे। इसके बाद बच्चों एक और है हमारा समझकर जोड़े बनाओ। ओके, तो अब हम करेंगे समझकर जोड़े बनाओ, जो कि आपकी बुकलेट में दिया गया है। बच्चों अब समझकर जोड़े बनाओ, तो आपको मैंने समूहवाचक संज्ञा बताई थी, ये आपका बुकलेट का वर्क है जो मैंने बुकलेट में आपको दिया है। ठीक है। समझकर जोड़े बनाओ में आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको संज्ञा कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इनके सही वर्ग से मिलान करना है। जैसे मधुमक्खियों का जो समूह होता है, ये समूहवाचक संज्ञाएं लिखी है, आपको इसके सही शब्दों से इनका मिलान करना है। जैसे मधुमक्खियों का, तो मधुमक्खियों का क्या हो जाएगा? छत्ता। चाबियों का गुच्छा। ऊंटों का काफिला। ठीक है। रुपयों की गड्डी। गायकों की मंडली। इस तरह से आपको इन्हें मिलान करना है। और भी दिए गए जैसे मोतियों की लड़ी, अन्न का ढेर, डाकुओं का दल होता है। ठीक है। या डाकुओं का दल होता है, जूतों की जोड़ी होती है। ठीक है। अब आपको प्रश्न उत्तर मैंने पहले ही समझा दिए थे, सारी संज्ञाएं प्रकार बता दिए थे आपको। इसके बाद उसमें बुकलेट में एक रचनात्मक कार्य दिया गया है जो आपको स्वयं करना है। जैसे ता, इमा, पन तथा इन जोड़कर चार चार भाववाचक संज्ञाएं बनाए, तो आप उन्हें कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद एक क्रियाकलाप दिया गया होगा जहाँ पर एक वर्ग पहले दी गई है, उसमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सर्च करके लिखनी है। आपको उसमें उन्हें ढूंढना है, आपको उत्तर वहीं दिए होंगे, फिर भी आपको वर्ग पहले में वो नाम ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पर पार्ट 4 खत्म हुआ। आपके टर्म में जो चैप्टर में से आ रहा था वो यहाँ पर आपका टर्म 1 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके शब्द भंडार है। शब्द भंडार में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। आइए अब हम देखते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे शब्द भंडार, जो कि आपके पार्ट 15 में है और पेज नंबर क्या है? 69। तो फिर पेज नंबर 69। पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द। बच्चों आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची जिनका अर्थ क्या होता है? एक जैसा पर्याय होता है, अर्थात जिनका अर्थ समान होता है। ठीक है। यानी समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। जैसे चंद्र, चंद्र, चांद, चंद्रमा को हम चंद्र भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन इन सभी
केवल एक का ही बोध होता है, वो है चारु। ठीक है, जैसे और भी हमारे जैसे अग्नि का, आग का होता है अग्नि, पावक, दहक। ठीक है, आंख का होता है नेत्र, नयन, लोचन। ठीक है, इस तरह से होते हैं। आकाश का होता है नभ, गगन, अंबर। ठीक है, आसमान, इस तरह से होते हैं। तो आपको ये पर्यायवाची शब्द 1 से लेकर 11 तक, अर्थात आग से लेकर कृपा तक आपको ये पर्यायवाची शब्द क्या करने हैं। जब आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको शब्द भंडार लिखने हैं, ये बात याद रखिएगा। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं। इसके बाद आपका है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात हाँ ना, जो अपोजिट बोले। ठीक है, अपोजिट का, जैसे रात का होता है दिन, सुबह शाम, ये तो छोटे से जैसे। और दूसरे हमारे जैसे अपना, पराया, आदान प्रदान, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उन्नति का अवनति, उन्नति अर्थात आगे बढ़ना, अवनति अर्थात पीछे आना, या आपकी प्रोग्रेस जब पीछे हो जाती है। जैसे आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो आपकी उन्नति हो रही है, और जब आप पढ़ाई आपकी आप नहीं करते हैं तो आपका क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आप अवनति करते हैं। मानव, दानव, सज्जन, दुर्जन, पूर्ण, अपूर्ण, क्रय विक्रय, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रत्यक्ष परोक्ष। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आपको क्या पढ़ना है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों अब हम जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि वाक्य से यह अभिप्राय है कि जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और इनका प्रयोग क्यों करते हैं? अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहें कि उसके अंदर दया नहीं है, वह बहुत उसके अंदर दया नहीं है, वह बिल्कुल भी किसी पर दया नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाक्य कितना लंबा हो गया और भाषा के रूप में प्रभावी नहीं लग रहा है। और वहीं अगर हम ये कहते हैं कि वह बहुत निर्दयी है, तो हमारा वाक्य भी छोटा होता है और हमारी भाषा भी प्रभावी होती है। जैसे कुछ अब हम देखते हैं, कुछ शब्द है जैसे वह स्थान जहाँ दवाएं मिलती हो, दवा खाना। अब आप किसी से कहो दवा लेने जाना है, आप कहेंगे कि आप वहां चले जाइए जहाँ पर दवाएं मिलती हैं। तो ये वाक्य भी बड़ा है और समझने में भी आसान नहीं हो। जबकि आप कहेंगे कि आप दवा खाना चले जाएं, तो वाक्य की सरलता, सुगमता और सहजता बनी रहती है। जैसे और कुछ शब्द है जिसमें दया न हो, उसे निर्दय, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित बोलते हैं ना, रेखांकित, लोगों में प्रिय, जो लोगों में प्रिय होता है वो लोकप्रिय होता है। हानि पहुंचाने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हानिकारक। ठीक है, अब हम जानते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। देखिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द जैसे कि नाम से आशय है यहाँ पर समरूपी, अर्थात जिनका रूप क्या हो? समान हो, यानी देखने में एक जैसे हो लेकिन भिन्न अर्थक, लेकिन अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फिर से समझते हैं, रूप में समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न भिन्न हो, भिन्न अर्थ में हो। ठीक है, जैसे अंक और अंग। ठीक है, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द में जैसे अंक और अंग बोलने में हमें रूप में लगभग एक जैसा लगता है। अंक आप जानते हैं, अंक का अर्थ क्या होता है? संख्या, और अंग क्या होता है? शरीर का एक भाग। ठीक है, इसके अलावा जैसे होता है अनल और अनिल, ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अनल, अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का अर्थ होता है आग, अनल का अर्थ होता है आग। वही अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा।
तो अब आप जहाँ पर आग कह रहे हैं, अगर वहां पर अनिल कह देंगे तो सही नहीं है कि अनिल जल रही है, जबकि अनिल चल रही है। ठीक है, तो ये अर्थ होते हैं इनका। कुछ है जैसे प्रणाम और प्रमाण। तो प्रणाम का मतलब क्या होता है? नमस्कार करना। ठीक है, और वही जो प्रमाण होता है, प्रमाण क्या होता है? सबूत, साक्ष्य, साक्षी। ठीक है, ये होता है प्रमाण, किसी चीज का प्रमाण देना, सबूत देना, साक्ष्य देना। ठीक है, जैसे पवन और पावन। तो पवन क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द, और पावन का अर्थ क्या होता है? पवित्र। तो आपको कुछ ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है जो आपको याद करने हैं, और ये आपको कहाँ से कहाँ तक याद करने हैं? आपको अंक से लेकर और तक याद करने हैं, अंक से लेकर और तक, अर्थात ये वाले भाग को आपको याद करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम जानते हैं प्रार्थना पत्र लिखना। बच्चों, अब हम जानते हैं पत्र लेखन के बारे में। आपको पता है कि पत्र क्या है? पत्र, आज हमारे पास कम्युनिकेशन की अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो हम किसी से भी कहीं पर भी बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे बातचीत का, दूर जो लोग हैं उनसे बातचीत का एक ही माध्यम था, और वो था पत्र। आज भी हम लोग, हम में से कई लोग पत्र लिखते हैं, और कभी भी अब तो हम अपने परिवार के परिचितों के लिए पत्र का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी काम के लिए आज भी हम पत्र का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। तो हम पत्र कैसे लिखते हैं और हमें कैसे लिखना चाहिए? ठीक है, तो उसकी एक कला होती है। पहले तो आपको राइटिंग, आपकी जो लेखन है वो अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। ठीक है, ये नहीं कि आप लिख कुछ और रहे हैं और आप उसमें अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो आपकी भाषा क्या हो? सरल हो, सहज हो और स्पष्ट हो। दूसरा है, पत्र संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है छोटा, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा लिख दिया और आपने बात नहीं समझाई। सारगर्भित, इसका अर्थ है कि उसमें जो बात आप लिखने जा रहे हैं उस बात को आप मेंशन करें, और वो बात आप कम से कम शब्दों में, उचित शब्दों में समझा दें। इसके बाद है, पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं वो उन शब्दों में झलकना चाहिए जिस चीज के लिए आप लिख रहे हैं। पत्र का आरंभ और अंत ठीक प्रकार से लिखा होना चाहिए। कैसे हम शुरू करते हैं, कैसे हम उसका अंत करेंगे। ठीक है, विराम चिन्हों का, व्याकरणीय संबंधी अशुद्धियों का भी ध्यान देना चाहिए कि आपने एक वाक्य लिखा, अगर आप उसमें विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका वो वाक्य समाप्त नहीं हुआ और आपने अगला लिख दिया तो भाषा अस्पष्ट हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा था। या कॉमा, अल्प विराम का सही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और पत्र का लेखन साफ सुथरा होना चाहिए, ये तो पहले ही बताया था। ठीक है बच्चों, पत्र होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे होते हैं, औपचारिक पत्र जो पत्र कार्यालयों के लिए या विद्यालय के लिए, किसी कार्यालयीय पत्र होते हैं। ठीक है, किसी कार्य के लिए, किसी उच्च संस्था को या किसी अपने से बड़े संस्था के लिए ही लिखा जाता है, कार्यालयीय पत्र होते हैं, इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने पारिवारिक जनों, प्रियों के लिए, मित्रों के लिए, सदस्यों के लिए, संबंधियों के लिए जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, तो अब पत्र लिखने का तरीका कैसे होता है? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए जैसे मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना बता रही हूँ, तो आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं सेवा में। सबसे पहले आप जिसके लिए संबोधित कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे सेवा में, और उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, मतलब अल्प विराम लगाते हैं। इसके बाद जैसे आप अपने स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए। तो आपके यहाँ तो मैम है ना प्रधानाचार्य, तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य जी। ये तो हो गया प्रधानाचार्य जी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा। लेकिन कहाँ की प्रधानाचार्य जी? अब आपको वो
एड्रेस भी, वो जगह भी लिखनी पड़ेगी कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। तो आप कहाँ लिख रहे हैं? शिवाजी ग्लोबल, शिवाजी ग्लोबल एकेडमी, शिवाजी ग्लोबल एकेडमी नौरंगा, इसके बाद फिर से आप यहाँ कॉमा लगा देंगे और ये आपको याद रखना है घाटमपुर, नौरंगा, घाटमपुर, कानपुर नगर। बच्चों जब भी आप किसी एड्रेस को लिखते हैं तो उसमें कॉमा का बहुत महत्व होता है, ठीक है। ठीक है, जब आप एड्रेस लिख लेंगे उसके बाद आप एक पूर्ण विराम लगा देंगे, ये आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। अब आपने सेवा में प्रधानाचार्य जी शिवाजी ग्लोबल एकेडमी नौरंगा, घाटमपुर, कानपुर नगर, ये कर लिया। इसके बाद आपको अब अपनी बात रखनी है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? अब आप पहले संबोधन लगाएंगे महोदया। और ध्यान रखिए बच्चों, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सही होना चाहिए। महोदया आप सेवा के बराबर से लिखेंगे, ठीक है। सेवा के बराबर से आप क्या लिखेंगे? महोदया। और फिर कॉमा लगा के आपको इसके प्रधानाचार्य के नीचे से लिख देते हैं सविनय निवेदन है। अब यहां से आप अपनी बात पूरी लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि, अब मान लीजिए आप किस टॉपिक के लिए लिख रहे हैं, तो आपका पहले बताया था सारगर्भित होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने छुट्टी के लिए लिखा है, 2 दिन के अवकाश के लिए, तो क्या लिखेंगे? महोदया सविनय निवेदन है कि मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है, या जो भी आपका है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, और अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश या 1 दिन का अवकाश या 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप अपने से बड़े से या किसी अथॉरिटी के लिए कार्यालय में कोई आप एप्लीकेशन लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी भाषा में वो प्रदर्शित होना चाहिए कि आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, ठीक है। तो सविनय निवेदन है, आपने अपनी बात लिख दी। इसके बाद जब आपका पत्र समाप्त होता है, अब आपको, अगर आपने 2 पैराग्राफ में, जैसे आप किसी और चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए लिख रहे हैं, आपको 2-3 पैराग्राफ में अपनी बात रखनी है। तो जब आपका 1 पैराग्राफ समाप्त हो जाता है, तब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जब आपका पत्र समाप्त हो जाता है, तब आप अपनी कृतज्ञता उनसे जाहिर करते हैं कि आपसे निवेदन है, आप ऐसा करने की कृपा करें। और जब आपका पत्र समाप्त हो जाता है, तो जब आपका पत्र पूरा समाप्त हो जाएगा, तब आप क्या करते हैं? आइए वो देखते हैं। अब आप वहां से पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिखते चले जाएंगे। जब आपका पत्र समाप्त हो जाएगा, तो जहां पर आपने सेवा में लिखा था, उसी के सामने से आपने यहाँ पे अपना वाक्य खत्म किया और धन्यवाद लिखते हुए, ठीक है, आप अब अपना परिचय देंगे कि आप कौन है। तो उसके सेवा में के नीचे से यहाँ नीचे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, गर्ल्स क्या लिखते हैं? शिष्या, और बॉयज क्या लिखते हैं? शिष्य, और अपना नाम और कक्षा और दिनांक, ठीक है बच्चों। आई होप मुझे आपको पत्र समझ में आया होगा। तो आपको होमवर्क से क्या करना है? आपको प्रार्थना पत्र 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है। होमवर्क से आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक जो इसमें पत्र दिया गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, आपको ये पत्र भी पढ़ना है और लिखना है।
ठीक है बच्चों, और आपको पत्र लिखने की और प्रैक्टिस भी करनी है। अपने घर से, अपने घर में अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी बहनों के लिए पत्र लिखिए और और अपने बड़ों से पूछिए कि आपने सही लिखा है, आपने सही भाषा का प्रयोग किया है या नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। We will meet again in our next class. Till then, complete your work in neat and clean handwriting and learn all the work properly. Okay? Thank you. Hello students, this is your science period and I am your science teacher. Students, in our previous class, we learned chapter 4 and chapter name is pollination. Okay, so students, in our previous classes, we learned some topics like parts of a flower and flowers and like sepals, petals, stamens and carpels. Okay, now again I will repeat these topics, okay? So just take out your science book. This is your science book and open page number 43. Okay? Open page number 43. So now students, firstly, what is pollination? Okay, in this chapter we will learn pollination, parts of a flower and pollination and its process, agents of pollination and types of flowers. So firstly, now our first topic is parts of a flower. Okay, so as we all know, flowers are attractive and the most beautiful part of a plant. Flower is attractive and most beautiful part of a plant, and different flowers of different color, shape, size and fragrance. As we all know, flowers are the different size, different shapes, different colors and different fragrance, and flowers may be present singly or group on a stem. Flowers may be present singly or in groups or on a stem, and flowers are the reproductive part of plants. Flowers are the reproductive part of plants. So students, here you can see a picture of a flower, okay, on your blackboard. So let's discuss about the parts of a flower. Parts of a flower. Okay, parts of a flower. So a flower has many parts. A flower has many parts such as petals, stamens and sepals, pedicels. Okay, these are the parts named. So a flower has many parts such as pedicle, second is sepals, third is stamens, fourth is petals and carpels and okay. So students, firstly now I am going to explain you pedicles, sepals, petals and
stalk of a flower is called pedicel. The stalk of a flower is called pedicel. Okay, so students, this part of a flower is called pedicel. It's called stalk, and this part is a stalk, and the stalk called a pedicel. Okay. Now the upper part of the pedicel is attached to the petals. Okay. The upper part of the pedicel is attached to the petals. Okay. So other upper part is the pedicel is called. This is the pedicle part, and this is the called upper. This is the upper part of pedicle, so it's called respical. Okay. Now is the base of a flower. It is the base of a flower. This is called stalk part, and stalk part is called pedicle, and pedicle. The upper part of the pedicle are called spectrum. Okay, and it is present in the base. And next is sepals. Next is sepals. The stalk of a flower is called pedicle. Okay. Now the next is sepals. Sepals means the outermost rolls or set is composed of green leaf-like sepals. The outermost rolls or set is composed. The outermost rolls. This is the outermost rolls. Okay. Outermost rolls or set is composed of green leaf-like structure. This is a students. You can see it is a green leaf-like structure is called sepals. Okay. It is a green leaf-like structure. You can see it is a green leaf-like structure is called sepals. Okay. Which protect the inner structure. Which protect the inner structure. It is a green leaf-like structure, and it protects its inner structure. Sepals are collectively known as calyx. Sepals known as calyx. Sepals known as calyx. Okay. Now next is sepals known as calyx. Okay. It is a sepals is a green leaf-like structure, and which is protect inner structure. Okay. It is called calyx. Now the next is petals. Next part of a flower is petals. So what is petals? Petals, the next inner rolls is composed of brightly colored petals. The next inner roll is composed of brightly colored petals. So students, you can see this is a picture of a petal. Here you can see, right, petals now. So what is petals? The next inner roll is composed of brightly colored petals. Okay, it is called petals. Petals means पंखुड़ी. Okay,
Okay. And petals are larger than sepals and collectively known as corolla. Petals are larger than sepals. Sepals is a green leaf-like structure which is protect inner structure, and petals is the inner next roll of the flower. Okay, so it is composed of bright color petals, and being brightly colored petal attract the insect for pollination, and petals also known collectively as corolla. Okay, and petals are the larger than sepals. Petals are the larger than sepals. Okay, and petals known as corolla. It's also known as corolla. Okay. Next is stamens. Okay. Next part of the flower is stamens. Stamens means stamens from the third row of a flower. Stamens is third row of the flower. Where is the stamen? The stamen is the third row of the flower. Okay. And they are called male reproductive part of a flower. And stamen is called male reproductive part of a flower. Stamen is third row in a flower, and it is also called male reproductive part in a flower. Okay, and are collectively known as androecium. They are also known as androecium. Okay. It is also known as androecium. Okay. Okay. What is the stamen? Stamen from the third row in a flower, and it is a male reproductive part of a flower. Means stamen is a male reproductive of a flower. Okay, and it is also known as androecium. It is also known as androecium.
female reproductive part. Stamen is male reproductive part in the flower and carpel is stamen is male reproductive part in the flower and carpel is female reproductive part in the flower. Okay, and they are collectively known called gynosium. Called gynosium. Okay. Carpels from the fourth hole in a flower and carpel is female reproductive part of a flower. Okay, and it is called gynosium. So carpel consists of three parts. Carpel consists of three parts. What is the stigma, style and ovary? Stigma, style and ovary. Just like that, stamen have two parts, anther and filament. Okay, like that carpels have three parts, stigma, style and ovary. Carpel has three parts, stigma, style and ovary. Okay, and it also known as gynosium, and carpel is the female reproductive part of a flower. And the basal swollen part is called ovary. Okay, ovary continues here. You can see this is the ovary part. This is the ovary part. Okay, here you can see on your blackboard. This is the ovary part. Ovary, carpels part. Okay, and ovary continue into a long tube called style and end in a knob-like part of the top called stigma. Okay, ovary continue in a tube-like structure. This is a students. This is a tube-like structure. Ovary continue into a tube-like called style and end in a non-tube-like structure. This is a tube-like structure is called style and top of the called stigma. Okay, and the ovary contains ovules. The ovary contains ovules and ovary develops into a fruit and ovules become seed. Ovary contains ovules and ovary develops into a fruit. Okay, so student, this is a part of a flower. First is pedicle. Again I am repeat this topic. First is pedicle. Pedicle. This is called stalk part. The stalk of a flower is called pedicle. The stalk of a flower is called pedicle. Okay, the stalk of a flower is called pedicle, and the upper part of the pedicle or the upper part is called receptacles. Okay, the other part receptacles. Okay, and receptacles is the base of a flower. Next part of a flower is sepals. Sepals known as calyx. Sepals known as calyx. It is the outermost roll. It is the outermost rolls or set in composed green leaf-like structure. It is a green leaf-like structure. Here you can see leaf-like structure is called sepals. Okay, and which protect the inner structure. Sepals are collectively known as calyx. Third part is the petals. Petals. It is the inner roll is composed of brightly colored petals. Being brightly colored petals attract insect for pollination. Petals are attract insect for pollination. This is the petal part. Okay, here you can see this is the petals part, and petals are larger than sepals and collectively known as corolla. And the next is stamens.
calyx, corolla, okay, and androecium, and gynosium, are the complete flower. Okay, it is a complete flower. Example, China rose. Example, China rose. It is a complete flower. Okay. Second is incomplete flower. Incomplete flower. So what is incomplete flower? If a flower has one or more rows absent, it is called incomplete flower. If a flower one and more rows absent, it is called incomplete flowers. Flowers of sweet corn and wax plants are incomplete flower. Depending on the presence of male and female reproductive parts, flower can be classified into two: unisexual and bisexual flower. Okay, if a flower has one more rows are absent, it is called incomplete flowers. Okay. So students, depending on the presence of male and female gametes, male gametes is stamen and female gametes is carpel. Okay, and male gametes is known as androecium and female gametes is known as gynosium. Okay, so androecium and gynosium on the presence of flowers can be divided into two parts: unisexual flowers and bisexual flowers. Okay. So students, unisexual and monosexual flowers, the flowers in which either male or female reproductive organs are present are called unisexual flowers. They are also termed as incomplete flowers. Unisexual flower means the flower in which either male or female gametes are present. Unisexual flower, unisexual flowers where male and female reproductive part, male and female reproductive organs are present. Reproductive are present, organs are present. Known as unisexual flowers. Okay, they are also termed as incomplete flowers of papaya, corn, watermelon, and example of unisexual flowers. Unisexual flowers: watermelon, papaya, and corn. Okay, the flowers in which both male and female reproductive part organs are present are called bisexual flowers. The flowers in which both male and female reproductive organs are present called bisexual flowers. Okay, examples: lily, hibiscus, and mustard. Okay. So students, our today's topic is completed. In our next class, we learn pollination and its process. So note down your homework. Page number 45, do exercise. Okay. Do exercise, write T for true and F for false statement. True and false. Okay. So students, that's enough for today. Thank you for attending this class. We will meet soon. Good morning students, I welcome to your online classes. I am social study teacher from Shivaji Group of Institution. Student, today's chapter number 5 and chapter name is Weather and Climate.
have previous class we have done this chapter on page number 27. Okay, you have done in previous class. Okay, so student, today's topic is here distance from the sea. Okay, take out your book and open your page number 28. Students, distance from the sea. So let's start reading. And the reason which are near the large water bodies like oceans and seas experience moderate climate. This is because water heats up and cools down very slowly than land. Let us compare the climate of Delhi and Mumbai. Delhi is far away from the sea coast while Mumbai is near to the sea coast. Delhi is very hot in summers and very cold in winter. On the other hand, Mumbai is neither hot in summers nor cold in winter. Okay, students, you know that the areas far away from the equator have a lower temperature than lower closer to it. Delhi should be cooler than Mumbai in the summer season because Delhi is far away from the equator and Mumbai is closer to the equator. But this is not so. This is because Mumbai is near the sea coast. The cool area comes from the sea coast towards the land and makes its climate temperate moderated. Okay, are you clear? Now next topic is here direction of winds. Students, if you know that winds also have an effect on the climate of a place. For example, when winds from hot regions blow, they increase the temperature of the place. When winds from cool places blow, they make the place cold during summer, hot and dry. Winds from Rajasthan, the temperature in Delhi during monsoon, winds full of moisture begin off blow towards land from the sea. Okay. Now next topic is there humidity. Student, the amount of moisture or a water vapor present in the air, जो present होता है एयर को में वही जो है ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी मीन्स हिंदी में होता है आर्द्रता. ओके, आर यू क्लियर? The air over the equator is laden with water vapor. As the heat of the sun causes rapid evaporation of the ocean's water. Okay, climate near the equator is hot and wet. On the other hand, deserts are hot in places where there is a little humidity. Are you clear? Okay, this is due to the rising global temperature which is happening due to man-made activities, just like the burning of fossil fuel, cutting down the trees, releasing harmful gases in the atmosphere, give rise to greenhouse effect. ये क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी चीज को जलाते हैं या पेड़ों को काटते हैं तो ये क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8. स्टूडेंट, सी हियर. ओके, fill in the blanks. Student, the first question is there. Student, first point is there. The amount of water vapor in the air is known as humidity. Okay. Humidity. Okay. Humidity. Now second, the place located from the sea coast have hot climate. Hot climate. HOT, hot. Okay. Now third, the condition of the atmosphere at a particular place and time is called weather.
Okay. Now, fourth and last fill in the blanks in this chapter. The areas near the poles are in the frigid zone. Okay, are you clear, student? Key questions. Do yourself take the correct answer. आपको B क्वेश्चन खुद करना है आपको पे, ठीक है? Now, students, now next chapter, Democratic Republic of Congo. Okay? Student, now next chapter, chapter number 6 and chapter in this Democratic Republic of Congo. Okay, so let's start with your page number 31. Okay, first topic is here location in this chapter. Okay, now next topic climate, vegetations, wildlife, agriculture, industries, life of the people, transport and language. Okay, so let's start reading location. First topic is there location in this chapter. Start. The Democratic Republic of Congo is located in Central Africa. The equator passes through the northern part of this country. It is surrounded by 9 countries: Congo in the west, Central African Republic and Sudan in the north, Rwanda, Burundi and Tanzania in the east, Zimbabwe and Angola in the south. ये कहाँ पर है? साउथ में है. और Congo is a big and important river है. A major part of the DRC lies in the basin of Congo River. Congo River is the second largest river in Africa. ये अफ्रीका की second largest river है. This river basin is a vast low-lying area. This river is popularly known as highway of Central Africa. Congo River basin is surrounded by mountains and a few mountain sides on north-eastern side. Mount Margarita country has 4 major lakes: Albert, Kiva, Helder and Tanganyika. The river enters the Atlantic Ocean near Matamandai, which is the important part of port of the country. Kinshasa is the capital of Democratic Republic of Congo. Second topic is here climate. Being near the equator, the climate in the students, you know that climate is the most important part of the Democratic Republic of Congo. It's very hot throughout the year. The evaporation of water due to the high temperature during the day makes the humidity very high. This cloud should build up by afternoon and rain comes down by evening. This happens almost every day, making the region one of the wettest region in the world. So, some part of the DRC, especially in the south, it does not rain so much. While the summer is hot and wet, the winter is cool and dry. Okay. Now next topic is here vegetation. Such climate helps in the growth of thick forest with tall trees. The trees in this area grow very tall and form a canopy preventing sunlight from reaching the ground. Therefore, Congo is sometimes called the heart of darkness. In the southern part of DRC, the climate is not so hot and wet and different vegetation too. There are grassland with a few scattered trees. Such open grassland, this is called of survival. Okay, the forest in this region remains green almost throughout the year. They are called evergreen forest. इसको क्या कहते हैं? evergreen forest कहते हैं. The hardwood trees like mahogany and
Bengali provide raw material for many interested. Next, wildlife. अब यहाँ की wildlife क्या होती है? A variety of wildlife is found in the forest and savanna of Democratic Republic of Congo, just like elephant, hippopotamus, rainbow, including many rare and endemic species such as both species of chimpanzee and the bonobo mountain gorilla. Student, there are so many types of birds and insects in the forest. Okay, among the insects is found the this is fly, which causes the dreaded sleeping sickness. Okay, students, today's class is over. Okay, this is your last periods and note down homework. Do exercise of chapter 5 in book. Okay, and learn our words. Okay, and revise this chapter 6.